मुंबई, कलकत्ता और अपने देश के बाहर से भी कई सारे लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इंटरनेशनली एग्जीबिटर्स भी इसमें आते हैं और विजिटर्स भी आते हैं। काफ़ी सारे लोग मतलब दुबई से बहुत सारे विजिटर्स इधर आते हैं, फिर आपके ढाका से काफ़ी लोग आते हैं और भी मतलब यूके यूएसए से विजिटर आते हैं जो नई नई प्रोडक्ट को देखते हैं और अपने व्यापार को मतलब आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब बढ़ाते हैं। कब से वाइब्रेंट इंडिया लगा रही है लगातार? वाइब्रेंट इंडिया ऐसे 2015 से कंटिन्यू नई दिल्ली प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज होता है और हर साल इसमें अराउंड 15 से 20 हज़ार लोग विजिट करने आते हैं। कैसा इसका जो एक्सपीरियंस है? रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। जो भी व्यापारी आता है उससे अच्छा व्यापार मिलता है और आपस में एक दूसरे के साथ लोग ओईएम करते हैं, कनेक्ट होते हैं और नई नई चीज़ों को डेवलपमेंट करने का लोगों को नई सोच मिलती है। कभी एग्जीबिशन में आके लोग क्या डिमांड है, किस हिसाब से हम लोगों को नजर में रखते हुए नई नई प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं लोग यहाँ। इससे लघु उद्योग को जोड़ के कैसे देखा जा रहा है? लघु उद्योग को जोड़ के ये बहुत ही मतलब अच्छा है। लघु उद्योग के हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेस पे और एमएसएमई इसमें हर साल पार्ट लेती है और एमएसएमई इस उद्योग को बढ़ाने के लिए कार्यरत रहती है। और इस साल इनोवेशंस के लिए एमएसएमई के हमने बड़े से बड़े पदाधिकारियों को बुलाया हुआ है जो यहाँ एग्जीबिशन में आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और स्मार्ट सिटी और कई सिटियाँ बनी डेवलपमेंट हो रही है, लगातार प्रोग्रेसिव पर है इंडिया भी, तो उस बेस पे आप देखते हैं कितना डेवलपमेंट है और कितनी डिमांड आगे चल रही है और डिमांड और सप्लाई में क्या अंतर है या डिमांड प्रॉपर चल रही है? देश की जनसंख्या दिन ब दिन रोज बढ़ती जा रही है, तो रोज नए घर बन रहे हैं, तो रोज नई अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। कई सारी चीज़ें जो पहले मतलब वैसी हुआ करती थी अब इलेक्ट्रिक पे आ गई। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत बढ़ रहा है, लोगों को बहुत ईजी वे में खाना चाहिए, ईजी वे में चीज़ें चाहिए, तो बहुत ईजी वे में है ना इनोवेशंस होता है। तो उस हिसाब से लोग काफ़ी नई नई प्रोडक्ट को बाजार में लेके आ रहे हैं। स्टील की डिमांड लगातार कम हो रही है। वैसे भी देखा तो जीएसटी किस तरीके से 18% उसकी भी डिमांड रही, कम किया गया है, अभी भी हुई है, अभी भी कम नहीं करा है। तो अब क्या देखते हैं और डिमांड जिस तरीके से नहीं है, जिस तरीके से उसकी विकास स्टील का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ऐसा है कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री की पहले पूरे इंडिया में 1 से 1.5 किलो बर्तन की रिक्वायरमेंट होती थी। अब जो रिक्वायरमेंट बढ़ गया ना 2 से 3 किलो पे पहुंच गई है और स्टेनलेस स्टील धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा है। अदर सेक्टर में भी बढ़ता जा रहा है। जैसे प्लास्टिक में लोग घुस रहे हैं, प्लास्टिक में स्टेनलेस स्टील की बोतल आ गई, स्टेनलेस स्टील की नई चीज़ आ गई, इंटीरियर में आप देखो स्टेनलेस स्टील बढ़ रहा है और रेलवे में देखो, कोचिंग में देखो, हर जगह ना एसएस ने अपनी एक नई जगह ली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेनलेस स्टील का डिमांड कम नहीं उल्टी बढ़ गई है, क्योंकि धीमे धीमे गवर्नमेंट प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाती जा रही है। तो उसके लिए नया इनोवेशन हो रहा है। लोग एसएस को फूड ग्रेड एसएस में नए नए बर्तनों को लेके आ रहे हैं जिसकी जगह प्लास्टिक आ। और भविष्य में ये भी होने जा रहा है कि भाई जैसे आज पानी की बोतल हमें 1-1.5 रुपये की मिल मतलब 1-1.5 रुपये कॉस्टिंग में आ रही है, तो स्टेनलेस स्टील को 3 रुपये के अंदर एसएस की बोतल आपको दे देंगे। एकदम मतलब लो ग्रेड की बोतल होगी, 3 से 4 रुपये में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को बोतल मिलेगी और बाजार में 10 से 15 रुपये में एसएस की बोतल में पानी मिलने लगेगा। इस तरीके से लोग इनोवेशन करते ही जा रहे हैं और डिमांड बढ़ेगी, अब डिमांड कम नहीं होगी। जैसे आज वर्ल्ड में आप देखो 7 से 8 करोड़ प्रति व्यक्ति डिमांड है एसएस की, जो इंडिया में अभी 1.5 से 2 किलो तक पहुंची, जो धीमे धीमे इसको यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एसएस का फ्यूचर यहाँ पे कभी कम नहीं होगा। डुप्लीकेट ही बहुत है। अनुराग सेंटर जिस तरीके से छाया हुआ स्टील में और जगह जगह घरेलू उद्योग के रूप में, लेकिन वो सारा डुप्लीकेसी पे ही ज़्यादा उनका फोकस रहता है। आप उसको रोकने के लिए कोई बीटीपी नहीं होती, कोई परमिशन नहीं होती, ना सरकार से कोई आपकी सहायता मिलती, क्या है इस तरीके से रोकते हैं? अब देखो क्या है कि डुप्लीकेशन होती है, उस पर रोक भी लगाई जा रही है। लोग अपने ब्रांडों में पहले स्टेनलेस स्टील में 4-5 ब्रांड हुआ करते थे, आज आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने नए बर्तन बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट को अपने नाम से लॉन्च कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। आज है ना गवर्नमेंट है ना 100% बिलिंग में आ गई है। बिलिंग में होने की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी बिलिंग में आना पड़ रहा है। जब आदमी बिलिंग में आएगा तो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्चा करेगा, प्रोडक्ट को अपने नया नाम देगा, तो ब्रांड नई नई बनती जा रही है। तो धीमे धीमे करके दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। और जो फूड ग्रेड में जो एसएस है उस पर भी गवर्नमेंट है ना नए नए मतलब हर बार लॉन्च कर रही है कि इसी ग्रेड में आपको बनाना पड़ेगा, तो फिर डुप्लीकेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। सर, बहुत सी फैक्ट्रियां, बहुत से जो कारखाने हैं वहाँ पर नकली सामान बनाया जाता है, वो आईएसआई माल होता नहीं है उसमें, ना तो वो किसी नॉर्म्स पे खड़े उतरते हैं। तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी आप कुछ लोग एक्शन करेंगे या नहीं? देखो गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख रही है कौन क्या डुप्लीकेशन कर रहा है। तो जैसे कुछ पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट उस कंपनी को सील भी करती है और है ना बंद करने के बाद उन्हें आदेश भी देती है कि अगर आप काम करना है तो अपने ब्रांड में करो और गवर्नमेंट के आईएसआई मार्क पे काम करो। तो धीमे धीमे देखो चीज़ें चल तो रही हैं।
लोग धीमे धीमे ना इनोवेटिव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें से काफी सारे लोग हैं ना ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि हर जगह बिल्डिंग का काम शुरू होने लगा है। सर उससे पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, जो वहाँ पे भट्टियाँ वगैरह लगा के कुछ इस तरीके के कारखाने चल रहे हैं, रेजिडेंशियल जगहों पे चल रहे हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा पूजा में ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे बहुत भयंकर ब्लास्ट था। तो ऐसी रेजिडेंशियल फैक्ट्रीज जो चल रही हैं इन प्रोडक्ट को लेके, तो उनके खिलाफ भी आपको लगता है एक्शन लेना चाहिए? और इस तरीके से देखो गवर्नमेंट ने ना जैसे पाटा पट्टी हो गया, जैसे आपने बताया कि जैसे भट्टियाँ हुई, इन सबको बाहर निकाल दिया रेसिडेंशियल से। तो धीमे धीमे ये सारी फैक्ट्रियाँ ना बाहर है, जैसे आपके वजीरपुर में दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ थी, बराबर है, उन सारी फैक्ट्रियों को बाहर निकाल दिया गया। तो वो रेसिडेंशियल जोन है, तो 100% रेसिडेंशियल होने की वजह से धीमे धीमे जितनी भी भट्टियाँ हैं सब ना आउट ऑफ द मतलब रेसिडेंशियल जोन के बाहर कर रहे हैं। तो ये धीमे धीमे ये खत्म हो जाए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये चीज़ 100% खत्म हो जाएगी। जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वही वाइब्रेंट जो है ये कंपटीशन करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर के अलग अलग कंपटीशन मार्केट में बहुत है, तो कैसे देखें इसे? देखो कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस हिसाब से एक नॉमिनल रेंज पे हर एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, अपने ब्रांड को बढ़ा रहा है, तो धीमे धीमे से उत्पादन बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो चीज़ें ये है कि कंपटीशन तो रहेगी, कोई भी बिजनेस में कंपटीशन बिना तो काम होता नहीं है। वाइब्रेंट की B2B एजुकेशन से क्या फायदा होने वाला है? वाइब्रेंट की B2B एजुकेशन से ये फायदा होगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह आपके मतलब जो OEM करने वाले हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सारे लोग एक जगह आके अपनी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और धीमे धीमे अपने देश के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से पैसा इंडिया में लेके आते हैं। तो बेनिफिट तो बहुत सारा है। और दूसरा क्या है कि लोगों को नई नई प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता है, लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट, फूड ग्रेड प्रोडक्ट बनाने की तरफ आकर्षित होते हैं, जो मेरे मतलब हल्का माल बनाने और भारी माल बनाने में आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं एग्जीबिशन से के अंदर आके एक ही जगह पे आदमी बहुत सारी नई डेवलपमेंट कर पाता है। 14 और 15, 16 ये एग्जीबिशन कहाँ लगने वाला है और एंट्री का क्या है? लोगों के लिए कैसी व्यवस्था की गई है, जो लोग क्योंकि बारिश हो रही है और लोग कैसे पहुँचेंगे? सर ऐसा है, लोगों की व्यवस्था के लिए हमने गाड़ियाँ भी लगाई हैं और दूसरा अभी थोड़ा माहौल भी साफ है, इतना बारिश जैसा कुछ लग नहीं रहा, तो लोग डायरेक्टली प्रगति मैदान के अंदर डायरेक्टली नए हॉल में हमने एग्जीबिशन किया, तो सीधा वहाँ भैरव मंदिर को उधर के डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सर इसके पीछे विजन क्या है आप लोगों का? इस एग्जीबिशन के पीछे एक एम होता है, एक विजन होता है, आप लोगों का विजन क्या है? हमारा इस एग्जीबिशन को लगाने का विजन यही है कि पूरी इंडस्ट्री को एक छत के नीचे लाया जाए और घरों में जितनी भी बनने वाली चीज़ें हैं, भविष्य में हमारे घरों में जितनी भी बनने वाली चीज़ें एक एग्जीबिशन में लेके आएंगे, जिससे आदमी को एक ही जगह सारी सहूलियत मिल जाए और नई नई चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री पूरी आकर्षित हो। आज जैसे आप कैंटन जाओ, आप जर्मनी जाओ, तो वहाँ को एग्जीबिशन लगते हैं, लोग वहाँ से सीख के आते हैं कि हमें क्या अपने देश में बनाना चाहिए, क्या नई नई चीज़ों का मतलब उत्पादन करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम ये एग्जीबिशन इंडिया में प्लान करते हैं, तो यहाँ पे भी लोगों को थोड़ी सी मतलब एक उत्सुकता हो, अपनी कंपनी को बढ़ाए, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाए और अपने देश के अंदर नई नई प्रोडक्ट लेके आके फूड ग्रेड प्रोडक्ट का उत्पादन करें। तो जो कहीं ना कहीं जो हेल्थ के लिए अनावश्यक प्रोडक्ट हो रही वो बंद हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेड प्रोडक्ट का उत्पादन हो। तो आप मेक इन इंडिया को प्रेफर करेंगे सबसे ज़्यादा? हाँ सर, हम मेक इन इंडिया को 100% प्रेफर करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप मेक इन इंडिया का लोगो लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। आपकी कल 14 तारीख है, आज 13 तारीख है, फ्लड का भी मतलब काफ़ी असर है, रोड ब्लॉक हुआ है राजघाट से भी, तो आप क्या अगर कल भी कंडीशन बनी रही क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, तो क्या कर सकती क्या? सर देखो गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन ये है कि कोशिश यही है कि आज के दिन में थोड़ा पानी कम हो जाए, रोड रास्ते खुल जाए और एग्जीबिशन अच्छा जाए, बस यही होप के साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब एट अ टाइम एग्जीबिशन में कुछ दूसरा चेंजेस ला नहीं सकते। सर इससे पहले कोयले पे डिपेंड थी इंडस्ट्री पूरी सारी, अब लगातार सरकार CNG पर मोड़ कर रही है, तो उस पर इन रेट पर और उन सब चीज़ों पर कितना असर पड़ा? क्या सप्लाई पूरी है CNG की गवर्नमेंट के हिसाब से जिससे कहती है इंडस्ट्री चलानी? सर एक बार वापस पूछेंगे। पहले इंडस्ट्री पूरी कोयले पे डिपेंड थी, हाँ अब इंडस्ट्री सीधी CNG पर भट्टी वगैरह जो भी लगती है CNG पर उन्होंने सप्लाई पर सारा जोर दिया है कि एनवायरमेंट के रूप में, तो क्या वो सप्लाई आपकी सब बराबर है और उससे कितना फर्क पड़ा इंडस्ट्री को? देखो सप्लाई का तो ऐसा है सर कि धीमे धीमे है ना सप्लाई बढ़ती जा रही है और थोड़ा कोयले का उपयोग 99% ना बराबर हो गया। कहीं भी भट्टियों में आप देखो तो इतना कोयला यूज नहीं हो रहा जितनी गैस और ये इलेक्ट्रिक जो भट्टियाँ वो चल रही है। तो अब धीमे धीमे क्या है कि भाई जो प्रदूषण से लेकर जो चीज़ें हैं वो कैसे खत्म हो जाएगी और ऑर्गेनिक वे में पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी। सर जैसा कि हाउसवेयर, किचनवेयर, हर घर के लिए तैयार होता है, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट्स जो आप लेकर आए हैं वो क्वालिटी वाइज, रेंज वाइज, प्राइस वाइज एक यूजर के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा? मैडम जी ये प्रोडक्ट है क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज यूजर के लिए बहुत ही मतलब किफ़ायती दामों में, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है
बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं, एक इकोनॉमिकल रेट के हिसाब से वो उत्पादन कर रहे हैं और बाजार को धीमे धीमे अग्रसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वैसा है, आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, अब पहले जो घरों में स्टील के बर्तन होते थे, अब यहाँ क्रॉकरी भी आ गई, ठीक है, प्लास्टिक भी आ गया, बोन चाइना भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो नए नए रास्ते भी देखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। उस हिसाब से एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है जो बहुत ही उम्दा है लोगों के लिए और इंडस्ट्री के लिए। इस बार इतना बिजनेस होने की उम्मीद है कि पिछला जो था उसके साथ में देखा जाता बहुत सी चीज़ें बदल गई है, तो क्या लगता है? कोविड के बाद क्या हुआ कि लोगों के घरों में थोड़ी डिमांड और सप्लाई कम हो गई, तो उस हिसाब से ना डिमांड और सप्लाई धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। आगे दिवाली भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड तो है ही, बिजनेस तो बढ़ रही है, बिजनेस में कोई मतलब ऐसा नहीं कि कम होगा। और ये चीज़ें कैसी हैं भाई, हर रोज चाहिए नई नई चीज़ें, लोगों को रोज चाहिए, घरों में रोज बर्तन लगते हैं, तो बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। सर हमारे देश को एक मार्केट के तौर पे देखा जाता है, पूरे दुनिया हमारे देश को आबादी के तौर पे भी और एक मार्केट के तौर पे देखती है। तो आपको नहीं लगता अगर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं तो वही मार्केट वही कंज्यूम करेगी, तो इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को ही और हमारी देश को ही मिलेगा, हमारे देश को मिलेगा। ये बात सही है क्योंकि हमारे देश को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तौर पे सबको जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अभी भी है ना कई चीज़ों का अभाव होने की वजह से उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना उत्पादन की हमें जरूरत है। तो इस हिसाब से लोग कई सारा माल इम्पोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, कोई कहीं से इम्पोर्ट कर रहा है। तो धीमे धीमे क्या है कि देश में फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट की है ना पॉलिसियाँ चेंज हो रही है। अगर व्यापारी को दृष्टि से रखते हुए गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसियाँ बनाए तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बड़ी हो चाइना की तरह, और एक ही फैक्ट्री वाला एक फोकस करके लार्ज प्रोडक्शन करता है। पर फैक्ट्रियाँ जो पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रही हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब धीमे धीमे सर देखो क्या अपना देश है, समय लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीमे धीमे ये पूरा देश ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। लोग धीमे धीमे शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ। एक बार परिचय दे दें आप सबका अपने कौन किससे कैसे, एक बार आप मैं नरेंद्र दिवाकर वाइब्रेंट इंडिया एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर हूँ, ठीक है। और यह एग्जीबिशन हर साल नई दिल्ली प्रगति मैदान में लगा है। सर मैं गौतम गुप्ता, बिजनेस हेड पेंडल हो गया प्राइवेट लिमिटेड है। हमारा हेड ऑफिस है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पुणे है। मैं दिनेश दिवाकर वाइब्रेंट इंडिया से। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से, मीडिया पर्सन से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय दें। कल 14 से 17 तारीख तक हमारा एग्जीबिशन स्टार्ट है, तो प्लीज़ आप सभी लोग आएँ, कवर करें। हमारे एग्जीबिशन में ऑल ऑफ इंडिया से हर एक ब्रांड और ओएम करने वाले सभी लोग भाग ले रहे हैं, तो आप आओ एक बार उसको कवर कीजिए। और हमने बहुत सारी व्यवस्था की है, जैसे कि आप जो इसकी बारिश के लिए बोल रहे हो, तो हमने वहाँ पर मेट्रो से आते हो आप या गाड़ी से आते हो तो वाहन भी है, पार्किंग की व्यवस्था है। यदि बारिश होती है तो हमने रेन कोट की व्यवस्था की रखी है और अम्ब्रेला की व्यवस्था की है। तो आप आइए, वहाँ पर विजिट कीजिए। और ये इंडिया का सबसे बहुत ही बेहतर एग्जीबिशन होने वाला है। एचजीएच के बाद देखा जाए तो वाइब्रेंट इंडिया ही हम हाउस होल्ड होम अप्लायंसेस में करते हैं। मैं वाइब्रेंट इंडिया दिनेश दिवाकर, सेल्स पर्सन। सचिन मिश्रा, वाइब्रेंट इंडिया के दिवाकर मेरा एक अडोलसन ब्रांड है, अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर एंड कुकवेयर प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ वहाँ पे। और वाइब्रेंट इंडिया मैंने एग्जीक्यूट किया है। वाइब्रेंट इंडिया सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली। My name is Ashwin Gupta, मैं नोटसा सेल्स